नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। हमारा आज का मुद्दा है सीडी कांड पर क्लेश, फिर शिकंजे में भूपेश। छत्तीसगढ़ की राजनीति में शायद ही कोई ऐसा मामला हो जिसने समय के साथ इतनी बार करवट बदली हो जितना बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड। वर्ष 2017 में सामने आई एक सीडी ने तत्कालीन सत्ता विपक्ष को आमने सामने ला खड़ा कर दिया। नेताओं की गिरफ्तारियां हुई, चुनावी माहौल गरमाया और राज्य की राजनीति स्थायी रूप से प्रभावित हुई। अब लगभग 9 साल बाद जब यह माना जा रहा था कि मामला न्यायिक रूप से अपने अंतिम पड़ाव पर है, सेशन कोर्ट के ताजा फैसले ने फिर से कई असहज सवाल खड़े कर दिए। मार्च 2025 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बरी किया जाना एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उस फैसले को न्यायिक प्रक्रिया की परिणति के रूप में देखा गया, लेकिन सीबीआई की रिव्यू याचिका पर सेशन कोर्ट द्वारा उस आदेश को पलटना यह पूछने पर मजबूर करता है, क्या न्यायिक प्रक्रिया में वास्तव में कोई नई परिस्थिति बनी है या पुराना मामला नए राजनीतिक संदर्भ में फिर से जीवित किया जा रहा है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। एक सीडी, कुछ वीडियोस और करीब 9 साल लंबी कानूनी राजनीतिक लड़ाई। 2017 में जिस सीडी कांड ने छत्तीसगढ़ की सियासत को हिला दिया था, वही मामला 2026 में एक बार फिर सियासी कलेश की वजह बनता दिख रहा है। 2025 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राहत दी थी। वहीं अब सेशन कोर्ट के फैसले ने पुराने केस में नया भूचाल ला दिया। सवाल ये है कि क्या भूपेश बघेल फिर से कानूनी शिकंजे में फंसते जा रहे हैं? शनिवार 24 जनवरी को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के पुराने आदेश को सेशन कोर्ट ने पलट दिया। सीबीआई ने इस मामले में पहले से दाखिल चार्जशीट में भूपेश बघेल समेत कई आरोपियों को नामजद किया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट से राहत मिलने के बाद सीबीआई ने सेशन कोर्ट में रिव्यू याचिका दाखिल की, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। सीडी कांड में कब क्या हुआ? अक्टूबर 2017 तत्कालीन मंत्री राजेश मूणत का वीडियो वायरल। 26 अक्टूबर 2017 बीजेपी नेता प्रकाश बजाज ने दर्ज कराई एफआईआर। 2017 में दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की, सीडी की कॉपी जब्त की। 2017 में सीडी कांड की जांच सीबीआई को सौंपी गई। 28 अक्टूबर 2017 विनोद वर्मा की गिरफ्तारी और रायपुर कोर्ट में पेशी। 6 जून 2018 सीबीआई पूछताछ के बाद आरोपी रिंकू खनूजा ने खुदकुशी की। 25 सितंबर 2018 को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। 2018 के चुनाव से ठीक पहले भूपेश बघेल को गिरफ्तार किया गया। सीडी कांड में पूर्व सीएम समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 4 मार्च 2025 सीबीआई विशेष अदालत से भूपेश आरोप मुक्त हुए। 2025 सीबीआई ने सेशन कोर्ट में दाखिल किया रिव्यू पिटीशन। जनवरी 2026 सेशन कोर्ट ने सीबीआई की याचिका मंजूर की। भूपेश बघेल पर अब फिर चलेगा मुकदमा। भूपेश बघेल ने मामले में हाईकोर्ट जाने की कही बात। सेशन कोर्ट के फैसले के बाद भूपेश बघेल ने साफ कर दिया कि वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि इस मामले में ऐसी कार्रवाई हो जो राजनीति को बदनाम करने की परंपरा पर नजीर बने। न्यायालयिक प्रक्रिया है। हमारे सीबीआई ने अपील की थी सेशन कोर्ट में, तो ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट जब फ्रेम करना था तो मुझे डिस्चार्ज कर दिया। न्यायालय ने फैसला दिया। अब उसके फैसले के विरोध में हम लोग आई हुए। राजनीति के सबसे खराब स्थितियों में से एक थी वो घटना। जहां तक राजनीति को जाना नहीं चाहिए वहां तक राजनीति गई। न्यायालय ने आदेश दिया है, सीबीआई जांच कर रही है और देर हो गया। इसमें जिसकी भी गलती हो वो सामने आना चाहिए और छत्तीसगढ़ में एक उदाहरण बनना चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना घटें। मार्च 2025 में मिली राहत अब सवालों के घेरे में है। सेशन कोर्ट के फैसले ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर उबाल ला दिया। अब निगाहें हाईकोर्ट पर टिकी हैं कि क्या भूपेश बघेल को फिर राहत मिलेगी या सीडी कांड को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी क्लेश और गहराएगा। अनंत शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर। वो कहते हैं ना, राजनीति में कुछ मामले ऐसे हैं जो कभी खत्म नहीं होते, बस समय समय पर दोबारा खोले जाते हैं।
सेक्स सीडी कांड भी उन्हीं फाइलों में शामिल होता जा रहा है। एक ऐसी फाइल जो जब जब सत्ता का मौसम बदलता है तब तक धूल झाड़कर बाहर निकल दी जाती है। मार्च 2025 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने भूपेश बघेल को बरी कर दिया था। तब कहा गया था कि सबूत टिकाऊ नहीं है, लेकिन अब सेशन कोर्ट कहता है कि सबूत काफी है और ट्रायल होना चाहिए। तो फिर सवाल सीधा है ना, क्या पिछले साल सबूत कमजोर थे या इस साल सत्ता का समीकरण जो है उन्होंने सबूत को बदल दिया? सीबीआई की भूमिका भी संदेह से परे नहीं है। जिस एजेंसी को निष्पक्ष जांच का प्रतीक माना जाता है, क्या वह सरकारों के साथ अपनी प्राथमिकताएं बदलती है? अगर केस इतना मजबूत था तो 9 साल तक फैसला क्यों लटका रहा? और अगर केस कमजोर था तो 2028 में गिरफ्तारी क्यों की गई? इस पूरे मामले में न्याय की सबसे बड़ी हार समय है। और 9 साल बाद खुलने वाला ट्रायल क्या सच्चाई खोलने का जरिया या सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने का हथियार? एक आरोपी की आत्महत्या, वर्षों तक चला मीडिया ट्रायल और अब फिर अदालतों के चक्कर, यह सब किस न्याय की कहानी कहता है? भूपेश बघेल कहते हैं हाईकोर्ट जाएंगे, यह उनका कानूनी अधिकार है, लेकिन असली सवाल ये नहीं कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। असली सवाल यह कि क्या हर विपक्षी नेता को सत्ता बदलते ही पुराने मामलों की याद दिलाई जाएगी? और अगर यही परंपरा है तो क्या सत्ता पक्ष खुद को भविष्य के लिए तैयार मान रहा है? चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। बसंत से कुछ सवाल है। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या सेशन कोर्ट का फैसला भूपेश की सियासी ताकत को कमजोर करेगा? दूसरा सवाल, क्या सीडी कांड छत्तीसगढ़ की राजनीति में फिर से भूचाल ला सकता है? तीसरा सवाल, क्या सीबीआई के कदम को कांग्रेस सियासी बदले की कार्रवाई बताएगी? 3 महत्वपूर्ण मैदान है। मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले के शर्मा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं। सत्यप्रकाश जी मेरे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। के.एस. चौहान साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं चौहान साहब के पास चलूंगा। चौहान साहब, मैंने अपनी बातों में जिक्र किया है कि इस पूरे मामले में न्याय की सबसे बड़ी हार समय है। 9 साल पुराना मामला, मार्च 2025 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने भूपेश बघेल को बरी कर दिया, तो फिर अब ये कवायद क्यों? चौहान साहब। ऐसे बहुत सारे मामले हैं आदित्य जी, लगभग 5000 से ऊपर मामले हैं जो 1943 से भी लंबित हैं। तो आप 9 साल का, हम 9 साल में अगर ये मामला पूरा सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है तो इसमें हम बोल नहीं सकते हैं कि ये 9 साल लगा दिए गए। दूसरी बात यह है कि ये राजनीतिक मामला नहीं है, ये न्यायिक मामला है। कब से वो कार्यपालिका को दे दिया गया था ये मामला, और उसके बाद कार्यपालिका ने न्यायपालिका को दे दिया। अब बात ये होती है कि जब पिछले साल इनको राहत मिलती है सीबीआई के स्पेशल कोर्ट से, तब तो ये बहुत ज्यादा बोलते हैं कि सत्यमेव जयते, और आज भी जब उनसे पूछा जा रहा है तो वो ये तो नहीं बोल रहे हैं कि ये राजनीतिक दुर्भावनावश है। आप ये वो बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक दुर्भावनावश कैसे हो सकता है? क्या कोर्ट का हर फैसला राजनीतिक टेबल से होकर गुजरता है? जी नहीं। अगर राजनीतिक टेबल से होकर गुजरता है तो सीबीआई ने, जो सीबीआई अपने पक्ष में सेशन कोर्ट में गई है और उन्हें दलीलें पेश की हैं, तो सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी रही। बाद में इन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की कि हम तो क्लीन चिट हो गए हैं। तो आज सेशन कोर्ट ने जो है वो फैसला दे दिया है। सेशन कोर्ट के सामने के फैसले में हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। जब पिछली बार सीबीआई कोर्ट ने फैसला दिया था, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं था। और आज भी जब सेशन कोर्ट ने दिया है, क्योंकि ये न्यायिक मामला है, विधायिका का मामला नहीं, न्यायपालिका का मामला है। सीधा सीधा न्याय, जब आपको सत्यमेव जयते, पिछली बार आपने सत्यमेव जयते लिखा है और अभी सेशन कोर्ट ने आपके खिलाफ कर दिया है, और आप बोल रहे हैं कि आप जा सकते हैं कहां पर? हाई कोर्ट। तो इसका मतलब क्या है कि आप हाई कोर्ट में विश्वास रखते हैं, आप हाई कोर्ट के भरोसे हैं। बिल्कुल जाइए, क्यों नहीं जाना चाहिए? और वहां पर भी सत्यमेव जयते ही होगा, आज भी सत्यमेव जयते ही है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आज लोअर कोर्ट ने या सेशन कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है वो आगे जाके चैलेंज नहीं हो सकता। अगर वो चैलेंज नहीं हो सकता था तो क्या ये सिर्फ यही वाला मामला नहीं है? तो क्या दूसरे मामले जो हाई कोर्ट में चैलेंज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज होते हैं? अभी चेतन बघेल को ही लेके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ा और भेज दिया। लेकिन
आज चेतन बघेल को मिली है ना, राहत मिली है ना, क्यों नहीं मिली है? लेकिन ये भी परिस्थितियों के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट है या कोई न्यायपालिका है, परिस्थितियों के हिसाब से ही करेगी। और कांग्रेस सीडी के भरोसे ही सत्ता में आई थी और कांग्रेस सीडी के भरोसे ही सत्ता को चलाई। सीडी मतलब कंट्रोवर्शियल और धोखे से आई थी, और सीडी जो चलाई है वो करप्शन और दहशत के कारण चलाई है। तो सीडी का ये लाने के लिए भी उनको, ठीक है चौहान साहब, मैं आऊंगा आपके पास फिर से जी, चलाने के लिए। ठीक है सत्यप्रकाश जी, आपसे भी वही सवाल, आखिर इतने सालों बाद यह कानूनी पेचीदगी क्यों? क्या आप इसे अभी भी बदले की कार्रवाई मान रहे हैं सत्यप्रकाश जी? देखिए आदित्य जी, अभी चौहान जी ने बहुत सारी बातें बोली कि ये न्यायपालिका का मामला है। न्यायपालिका का तो मामला है, और अभी ये बोल रहे सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते पहले भी होता था न्यायपालिका के माध्यम से, और आज भी होगा। न्यायपालिका पे हम पे भरोसा शुरू से है, और आज भी और आगे भी रहेगा। क्योंकि देखिए, अगर हम पूरी प्रक्रिया की बात करें, अभी इन्होंने बोला कि अगर हम पीछे इतिहास देखें 11 साल से जिस तरह से हो रहा है विपक्षी नेताओं के साथ, क्या वो नहीं हो रहा है क्या? अभी मैं चिंतामणि महाराज का इनसे पूछूंगा, अशोक चौहान का पूछूंगा, हेमंत बिस्वा शर्मा 9 साल में बोला कि 9 साल नहीं 47 से काफी मामले चल रहे हैं। तो इनके मामले तो अभी के होंगे, अशोक चौहान के हो, पृथ्वीराज चौहान के हो, हेमंत बिस्वा शर्मा के हो, फिर नारायण राणे के हो, छगन भुजबल के हो, इनके तो अभी 5-6 साल पुराने मामले हैं। तो वो मामले क्यों बंद हो जाते? देखिए, अभी न्यायपालिका पे भरोसा है, मगर देखिए हम भरोसा सीबीआई पे भी करते हैं, ईडी पे भी करते हैं, आईटी पे भी करते हैं, मगर उनको जिस तरह से चलाया जाता है ना, सवाल वहां खड़ा होता है। ये मामला कब का है? तब सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने डिस्चार्ज किया, इस मामले में बरी किया भूपेश बघेल जी, और खासतौर से टिप्पणी की कि कोई एविडेंस नहीं मिलता है। तो अभी ऐसी क्या बात है, कौन सी एविडेंस मिली? वही जांच जो है एजेंसी, और फिर से वही जांच एजेंसी फिर से आगे गई है सेशन कोर्ट में। तो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष का नाम, खासतौर से छत्तीसगढ़ में बात करूं, भूपेश बघेल का नाम जैसे आएगा, पूरी सरकार उसमें कूदेगी, पूरी एजेंसी को कुदवाएगी, पूरी एजेंसी को खुला छोड़ देगी कि आप किसी तरह भी विपक्षी नेताओं को दबाइए, विपक्षी नेताओं को किसी तरह अंदर कीजिए। आपको उनके पुत्र के जब रिहाई हुई तब हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की कि दो न्यायपालिका के हिसाब से कैसे चल रही है, किस तरह से सीबीआई को और ईडी को फटकार मिली। तो ये हमने देखा है, तमिलनाडु का मामला कोई भूला नहीं, उसमें किस तरह से फटकार मिली ईडी को। तो ये चीजें हो रही है पिछले 2014 के बाद से, जब विपक्षी नेता रहेंगे वहां पर इस तरह के मामले चलेंगे। मगर हम बार बार वही बोल रहे हैं, न्यायपालिका पर भरोसा है, मगर हम चाहते कि यही सीबीआई जितनी त्वरित होकर अभी कार्रवाई कर रही है, 9 साल बाद ही, सही मैं बोल रहा हूं, ये अभी का मामला तो धान चोरी का है ना, चूहा खा गए, उस पर भी सीबीआई जानी चाहिए थी। अभी कल की खबर है, जगदलपुर उनके विधायक ने बोला कि शराब आ रही है भारत से, तो उस पर भी सीबीआई जानी चाहिए। आरक्षक की मौत हो जाती है, सीबीआई नहीं आती है, तो सीबीआई तो उस पर भी त्वरित आनी चाहिए ना, क्यों नहीं आती सीबीआई? मगर विपक्ष के नेताओं पर 9 साल बाद भी आ जाती है। ठीक है शर्मा साहब, एक राजनीति फिल्म का एक डायलॉग है कि राजनीति में कभी कोई मुर्दे गाड़े नहीं जाते ताकि समय समय पर उसे जिंदा किया जा सके। सेक्स सीडी कांड भी भारतीय जनता पार्टी के लिए यही तो नहीं है? देखिए, निश्चित रूप से राजनीतिक मामला नहीं कह सकते, राजनीतिक उपयोग जरूर हुआ था। किसी मंत्री के, तत्कालीन मंत्री के चरित्र हत्या का मामला इस ढंग से गंभीर मामला था, जिसको सभी लोगों ने देखा, किस ढंग से सीडी के माध्यम से, सेक्स सीडी के माध्यम से सभी ने देखा इसको। और उसके बाद जो कार्रवाई हुई, जिस ढंग से एक आत्महत्या की घटना, रिंकू की आत्महत्या की मामला आता है, तमाम प्रकार के सबूत इकट्ठा करने की बात उस समय लगातार आ रही थी, यहाँ छापा पड़ रहा है, वहां छापा पड़ रहा है। इन सबको देखते हुए अभी जो न्यायालयीन प्रक्रिया चल रही है उसमें इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से, क्या इस तरह से जिसमें राजनीतिक व्यक्ति, जिससे जनता का विश्वास जुड़ा होता है, उस मामले की सुनवाई हो सकती है क्या? इस पर विचार करने की आवश्यकता। मेन बात आप बार बार कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि समय को लेकर 9 साल क्यों लग रहा है? 5 साल वही व्यक्ति सीएम था, तब इस मामले में कुछ नहीं, सीएम हटने के बाद क्यों ये बात आती है? उसी तरह उससे पहले एक बात कहें तो सीडी कब आई? चुनाव के जस्ट पहले आई। किसी के चरित्र हत्या की बात आती है, लेकिन जब जेल जाते हैं तो वहां से स्थिति बदल जाती है कि मैं जमानत नहीं लूंगा, और यहाँ से पलटी खा जाती। मैं नहीं कहता कि इसके कारण से सरकार बनी है, सरकार बनी जन घोषणा पत्र के। कांग्रेस ने जो जन घोषणा पत्र लाया, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जो तमाम प्रकार की योजनाएं लेके आए, जिसके चलते हुए सरकार बनी। अब अभी जैसे मोदी की गारंटी से सरकार बनी कहा जा सकता है। इसमें महत्वपूर्ण है कि पूरे मामले की सुनवाई को गंभीरता से हो, और इसमें जो कोई भी व्यक्ति है, घटना तो हुई है, सीडी सबने देखा है, सीडी बना है, उस व्यक्ति की तत्कालीन मंत्री के छवि को धूमिल करने की कोशिश, या चरित्र हत्या की बात वो खुद कहते रहे, इसको लेकर के वो कितना गंभीर है, इसको लेकर के गंभीरता से यदि जांच प्रक्रिया पूरी हो रही है, सीबीआई यदि जांच में पूरे सबूत है, उसके बाद तो जो आप सवाल उठ रहे हैं कि सीबीआई कोर्ट में क्यों नहीं था और अभी क्यों हो गया, ये न्यायालयीन मामला, इनमें अपन कैसे टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन
पूरे मामले की सुनवाई जितनी जल्दी से हो। राजनीतिक दुर्भावना, दूसरी बात आती है, राजनीतिक दुर्भावना से ये ना हो, समय के साथ परिवर्तन ना आए और न्यायालय जो है वो त्वरित, यदि इसमें कहीं सुनवाई लगातार हो करके यदि डिसीजन आता है तो जनता को भी मुझे लगेगा कि इसमें सही फैसला आया है, जो सत्यमेव जयते की बात कह रहे हैं। ठीक। चौहान साहब, सीबीआई जब कांग्रेस सरकार में थी, यही एजेंसी थी जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, तब केस क्यों नहीं बढ़ा? सत्ता बदलते ही सीबीआई को नई ऊर्जा कैसे मिल गई? मेरा सवाल यह भी है, क्या हर विपक्षी नेता को सत्ता बदलने के बाद पुराने मामलों की याद दिलाई जाएगी? और अगर यही परंपरा है तो क्या सत्ता पक्ष खुद को भविष्य के लिए तैयार मान रहा है? देखिए आदित्य जी, सबसे मेन बात यह है कि जो पिछली बार जो सीबीआई कोर्ट ने, स्पेशल कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, आप खुद देखिए कि जो स्पेशल कोर्ट ने डिसीजन दिया वो भूपेश बघेल के पक्ष में दिया और उस समय सत्यमेव जयते था सीबीआई कोर्ट, और उसके बाद जब सेशन कोर्ट ये देता है तो सत्यमेव हारते हो जाता है, और उसके बाद आपका अगर मान लीजिए कोई उच्च अदालत जो है उसके आपके पक्ष में दे देता है तो फिर से सत्यमेव जयते हो जाएगा, और फिर से अगर उसकी उच्चतम न्यायालय जो है उसको आपके नेगेटिव में दे देगी तो वो सत्यमेव हारते हो जाएगा। तो सत्यमेव जयते अगर आप बोलते हैं तो उसमें विश्वास रखिए और न्यायपालिका उसके हिसाब से ही चलती है। पदमेव जयते नहीं होता है, सत्यमेव जयते ही होता है, और सत्यमेव हारते भी नहीं होता है, सत्य सत्य होता है और सत्य की हमेशा जीत होगी। और आप अगर सत्य के पक्ष में हैं तो आप काहे को घबराते हैं? दूसरी बात, सबसे मेन बात कि आपने ये जो पूछा कि ये 5 साल सीबीआई ने अपना काम क्यों नहीं किया, बिल्कुल सही बोला आपने, सीबीआई को बैन करके रखा था इन्होंने, लेकिन उसके बाद जो भी, क्या ये मतलब सीबीआई कोर्ट जो है, सीबीआई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो राजनीतिक वश नहीं दिया है, और सीबीआई की जो जांच हो रही है वो राजनीतिक वश हो रही है। आप भूपेश बघेल जी की भी ऐसी, उनकी भी बुद्धि है, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं हमारे, और ये स्टेटमेंट पूरी तरह गलत हो जाएगा अगर वो बोल देते हैं कि मैं इस न्यायिक जो प्रक्रिया चल रही है मैं इसमें विश्वास नहीं रख सकता। अगर आप विश्वास नहीं रख सकते तो वही विश्वास न्यायिक प्रक्रिया का जो है, वही विश्वास आपको हाईकोर्ट में जाने के लिए प्रेरित करता है। आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर भी सत्यमेव जयते ही होगा। सत्यप्रकाश जी, आप सीबीआई को राजनीतिक एजेंसी कह रहे हैं, तो फिर कांग्रेस सरकार में रहते हुए आपने इसकी कार्यप्रणाली पर सवाल क्यों नहीं उठाए? 2025 में आप लोगों को जब सीबीआई कोर्ट ने बरी किया था, मतलब भूपेश बघेल साहब को बरी किया था, उस समय तो चुप थे आप लोग, एक शब्द नहीं बोला आप लोगों ने। जी नहीं देखिए आदित्य जी, पहले तो मैं कुछ बातें बोलना चाहूंगा। ये बार बार बोल रहे सत्यमेव जयते अलग अलग है। हमारा सत्यमेव जयते जनता के बीच का ही रहता है। हमारा सत्यमेव जयते कोर्ट के माध्यम से ही होता है। हमारा सत्यमेव जयते वो नहीं है कि छगन भुजबल के मामला ईडी कार्यालय में खत्म हो जाए सत्यमेव जयते। मतलब सर वाला नहीं है कि आईटी कार्यालय में, ईडी कार्यालय में सत्यमेव जयते खत्म हो जाए। या सुन लीजिए पहले, वही तो मैं बता रहा हूँ, वही चिंतामणि महाराज वाला हमारा सत्यमेव जयते नहीं है कि पहले एजेंसी जांच कर रही थी, हमारी आती तो उधर चली थी सत्यमेव जयते, ईडी कार्यालय में खत्म हो गया सत्यमेव जयते। हमारा वाला सत्यमेव जयते है ही नहीं कि अजीत पवार अगर 72,000 करोड़ का आरोप लगता है और हमारे यहाँ आ जाएंगे तो हमारी पार्टी में सत्यमेव जयते हो जाएगा। तो हमारा सत्यमेव जयते कोर्ट में था, जनता में था, पहले भी था, आज भी रहेगा। सीबीआई पे हम सवाल कब खड़े कर रहे हैं? 2014 के बाद से ऐसी चीजें हो रही है, तभी ये सवाल उठ रहे हैं। और तो आज भी बोल रहे हैं कि यही सीबीआई जाएगा, यहाँ नाम ले रहे बार-बार, बात क्यों नहीं जाती है? वहां जाएंगे तो सवाल खड़े नहीं करेंगे। अगर वो मामला वापस ओपन करके जांच करें, जेल के अंदर डाले, 72,000 करोड़ में अंदर डाले, तो सीबीआई पे सवाल खड़े नहीं करेंगे। शर्मा साहब, जांच होनी चाहिए। शर्मा साहब, सीबीआई की अपील को इतनी देर बाद मंजूरी मिलना, क्या यह कानूनी देरी है या कानूनी रणनीति? और एक बात, ट्रायल फिर से खोलना यह एक सामान्य प्रक्रिया है या असाधारण परिस्थिति? शर्मा साहब, देखिए, फिलहाल न्यायालयीन प्रक्रिया को तो अपन सामान्य रूप से लेंगे कि इसको सेशन कोर्ट ने स्वीकार किया है। अब वो भूपेश बघेल हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में उनके अपील पर क्या सुनवाई होती है वो अलग विषय है। लेकिन ये घटना हुई है तो कोई ना कोई दोषी होगा तो कौन कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, ये तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट से ही स्पष्ट होगा, हम और आप तय नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में जिस ढंग से कौन सा सेशन कोर्ट में अभी जो स्वीकार किया गया है, फिर सुनवाई होगी, ट्रायल होगी, उसमें किस प्रकार के तथ्य आते हैं, क्या नया तथ्य भी सीबीआई लेके आ रही है, या जो पहले जो
सीबीआई कोर्ट में जो कुछ था उसी के आधार पर अभी फिर से रिव्यू किया गया। ये तमाम प्रकार की बातें हैं। मुझे लगता है कि राजनीति में इसका असर कितना होगा, लेकिन समय की जो बात कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है कि समय को जान करके सत्ता किसकी है इसके बजाय में जांच निष्पक्ष रूप से हो और जो दोषी है उसको सजा न्यायालय से मिले। और राजनीतिक रूप से जो नुकसान होता है जनता के बीच में छवि को लेकर, क्या फास्ट ट्रायल के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से इसकी कोई सुनवाई हो सकती है, इसकी व्यवस्था हो सकती है। तमाम प्रकार के आरोप भूपेश बघेल के खिलाफ लग रहे हैं उनके कार्यकाल के दौरान, ये पहले सीडी का मामला, उससे पहले का। फिर इस सब मामलों को सुनवाई को लेकर जनता किस रूप में विचार करे, क्योंकि एक जन नेता है और उनकी छवि पर कितना असर हो रहा है, या ये घटना हुई है नहीं हुई है, ये तमाम प्रकार की बातों को लेकर जो जनता में एक भ्रम की स्थिति निर्मित हो रही, मुझे लगता है कि न्यायालय के फैसले से स्पष्ट होगा। ठीक, चौहान साहब, भूपेश बघेल हाईकोर्ट जा रहे हैं, अब उन्हें राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी तो कोर्ट की बात है, ठीक है। मेरा सवाल थोड़ा अलग है, मेरा सवाल टाइमिंग को लेकर है चौहान साहब। 2017 से 2026 तक 9 साल में अगर कोई दोष साबित नहीं हुआ तो क्या यह केस न्यायिक असफलता है या राजनीतिक हथियार? क्योंकि सवाल आप लोगों पर उठ रहा है चौहान साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारे ऊपर क्यों उठेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रखने के लिए यहां पर बैठा हूं। मैं कोई न्यायालय का पक्ष रखने के लिए नहीं बैठा हूं। और न्यायालय और संविधान के हिसाब से जो चलता है, मैं उस संविधान के हिसाब से बात कर रहा हूं। अगर कोई असंवैधानिक घटना या गैर कानूनी घटना, या न्यायालय ने अगर कोई चीज इतनी समय में कर देनी चाहिए थी, या ऐसा कुछ प्रोपोगेंडा या ऐसा कुछ रूल हो कि इतने समय में ये न्यायालय को इतने जो धाराएं लगी हुई हैं उसमें इतने समय पे ये सभी चीजें हो जानी चाहिए थी, पक्ष आ जाना चाहिए था, पूरा सभी निर्णय हो जाने चाहिए थे, ये तो न्यायालय ही बता सकते हैं। और मेरे ख्याल से, मैं भी वकील हूं, मेरे ख्याल से ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। जी ठीक, सत्यप्रकाश जी, अगर भूपेश बघेल पूरी तरह से निर्दोष हैं तो आप लोग ये क्यों बोल रहे हैं कि 2018 में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी? सच और झूठ से अलग मैं बस ये जानना चाहता हूं, जो मामला उठा था वो तो वाकई में राजेश मूणत, सीधा सीधा मैं नाम लो, राजेश मूणत के चरित्र हत्या का प्रयास था ना, किया कोई भी हो, लेकिन क्या ये उचित था सत्यप्रकाश जी? नहीं, देखिए आदित्य जी, किसी के भी चरित्र हत्या नहीं होनी चाहिए और ये राजनीति में खास तौर से सुचिता होनी चाहिए। मगर हम तो वही बोल रहे हैं ना कि आप जांच कीजिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वो मामला अभी तक पेंडिंग ही है, किसने किया, किसने के द्वारा अगर कराया गया, कौन है इसके बीच में। मगर आप विपक्ष के नेताओं को, खासतौर से भूपेश बघेल की अगर मैं बात करूं, सिर्फ इसलिए आप घसीट लेंगे कि वो बड़ा नेता है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का, वो बड़ा चेहरा, इसलिए आप घसीट लेंगे, तो उनको क्यों आप घसीट रहे हैं? आप कीजिए ना, जांच कीजिए, जांच इससे कर, आप एफबीआई को बुला के कर लीजिए। मगर चरित्र हत्या जिस तरह से पूरे 2 साल में भूपेश बघेल जी की जा रही है, उस पर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं? चरित्र हत्या नहीं होने की, हर चीज में उनको घसीटा जाएगा, हर चीज में उनको सीबीआई पीछे जाएगी, हर चीज में आईटी जाएगी, उनके परिवार तक को घसीटा जा रहा है। चरित्र हत्या ये हर दिन हो रही है भूपेश बघेल जी के साथ, इस मामले में अगर परिवार आएगा तो परिवार को आरोपी का आरोप का मामला है, साफ हो जाता है। 2025 के बाद हर एक आदमी का अधिकार, हर एक नागरिक का अधिकार है, उसी के तहत तो तकलीफ क्या है? हम तो बार-बार नहीं बात कर रहे हैं, आपको जो जांच करनी है, मगर बात इसलिए कि विपक्ष का बड़ा चेहरा है, हम उसको घसीटेंगे, ये नहीं होना चाहिए। अगर जांच हो तो दोनों तरफ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ठीक है शर्मा साहब, 2018 में कांग्रेस को जो सत्ता मिली, क्या वो इस सीडी कांड की सहानुभूति कही जा सकती है? और इस मामले को उछालने पर भारतीय जनता पार्टी को जो राजनीतिक रूप से उसका नुकसान हुआ, तो फिर इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी फिर क्यों उठाएगी? न सिर्फ भाजपा चुनाव हारी, बल्कि राजेश मूणत जो इस कांड में भुक्तभोगी थे, सबसे बड़ा नुकसान किसी का हो तो उन्हीं का हुआ, चुनाव हार गए। इस पर आपकी समीक्षा क्या है शर्मा साहब? मैंने पहले ही कहा कि सीडी कांड का चुनाव से ज्यादा जोड़ने की जगह में जन घोषणा पत्र के आधार पर जिससे जनता ने विश्वास किया उससे जोड़ना चाहिए, जीत हार को लेकर के। क्योंकि यहाँ के, मैंने दूसरा उदाहरण, मोदी की गारंटी के दम पे सरकार बनी है, नहीं 73 विधायक थे तब तक, जब तक अमित शाह के यहाँ मोदी की गारंटी जारी नहीं किए थे तब तक यही लग रहा था कि भूपेश सरकार रिपीट होने वाली है, ये तो स्पष्ट चल रहा था। अभी जो बात आ रही है कि सीडी किसी ने बनाई है, किसी की चरित्र हत्या का उद्देश्य इसमें स्पष्ट है, और चरित्र हत्या के बाद यदि किसने किया है उसमें कौन कौन शामिल है, ये न्यायालय का विषय है, हो सकता है। उसके बाद इसको सार्वजनिक करने का क्या उद्देश्य रहा होगा कि सार्वजनिक रूप से मीडिया संस्थाओं तक ये बात पहुंचे, फिर वो चले भी, उसके पूरे
मामले को आप जानते हैं, उस समय भी आप पत्रकारिता में, तो पूरे मामले को आप देखिए, किसी के चरित्र हत्या से जुड़ा हुआ मामला, इसमें गंभीरता से सुनवाई होनी चाहिए। सीबीआई के पास क्या तथ्य हैं, किसके खिलाफ क्या सबूत है, ये कोर्ट का मामला है। लेकिन जनता ये जानना चाहती है कि क्या ये घटना हुई है तो इसमें कौन कौन दोषी है तो उनको सजा कब तक मिलेगी, यदि निर्दोष है तो उसको इस तरह के राजनीतिक हथियार के रूप में क्यों उपयोग किया जा रहा है। जी, कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। एक सीडी थी जिसे सच जानने के लिए नहीं, सत्ता गिराने और कुर्सी बचाने के लिए चलाई गई। यहां अदालतें फैसला देती हैं और पार्टियां उसका मतलब तय करती हैं। जिस दिन राहत मिले वो निर्दोष, जिस दिन समन आए वो अपराधी। न्याय की इस लड़ाई में कानून कम, कैलेंडर ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि तारीखें यहां अदालत नहीं चुनाव तय करते हैं। अब हाईकोर्ट बोलेगा, लेकिन शोर तब तक चलता रहेगा क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति में फैसले फाइलों में नहीं, सीडी में सुरक्षित रखे जाते हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।